सुनते कानों और देखती आँखों को सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। आज पीर यानी कि सोमवार का दिन है, मंडे का दिन है और यहाँ 22 मई है। नाज़रीन, मैंने कभी आज तक किसी और एंकर या सहाफ़ी के किसी काम पर, किसी उनके आर्टिकल पर या वीडियो तज्ज़िये के ऊपर या व्लॉग जिसे कहते हैं उस पर, कभी कोई तनकीद की, ना उन पे कमेंट्स किए। अम, और ना मैंने कभी इसकी ज़रूरत समझी, क्योंकि हर एक का अपना दायरा इख्तियार होता है, अपनी अपनी उसकी बाउंड्रीज़ होती हैं, अपनी अपनी थॉट्स होती हैं और अपनी नॉलेज होती है, उसके मुताबिक वो अपना काम करता है। लेकिन एक बात मैं मानता हूँ और उस पे मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आप किसी पर एक उँगली इस तरह उठाते हैं, तो ये जो बाकी 4 उँगलियाँ हैं, ये आपकी तरफ होती हैं। तो इसका ख़्याल रखना चाहिए। और दूसरे ये कि अ, अगर आपको तारीख़ी हवाले देने चाहिए, तो फिर उस तारीख़ को पूरी तौर पे बताना चाहिए। हाफ़ टोल्ड स्टोरी से चीज़ों को मोल्ड किया जा सकता है। तो ये मैंने सीखा है और मैं शेयर भी कर रहा हूँ उन लोगों के नाम जो ये सुन रहे हैं या जो इस फ़ील्ड के इसकी सहाफ़त की फ़ील्ड में है। मुझे काम करते हुए सहाफ़त में न वैसे स्टूडेंट लाइफ़ से ही था। 1972 में मैंने कॉलेज शुरू किया, जब से ही। लेकिन बाकायदा तौर पे प्रोफ़ेशनली जो मैंने काम शुरू किया, तो उसको अब तकरीबन कोई 35-40 साल तो हो गए हैं। इस दौर में मैंने बहुत सारे मीडियम्स जो हैं, टूल्स जो हैं, वो चेंज होते हुए देखे। पहले प्रिंट मीडिया था, हम आर्टिकल्स लिखते थे, अखबारों को भेजते थे, कुछ छपते थे, कुछ नहीं छपते थे। फिर ये इंटरनेट की चीज़ें आई सामने और अब फिर इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न आया और अ, उस पर भी मैंने 1-2 दफ़ा प्रोग्राम किए, ऑस्ट्रेलिया से जाके पाकिस्तान में किए, पीटीवी पे किया मैंने प्रोग्राम। लेकिन उसके बाद फिर सोशल मीडिया आ गया और अब बिल्कुल मीडियम जो है वो चेंज हो गया है और सोशल मीडिया पर ही भरोसा किया जाता है, बातचीत होती है, जो अच्छी बात है। एक बड़ा इंटरैक्टिव मौका मिलता है, फ़ौरी तौर पे आप अपना रद्द-ए-अमल या अमल कर सकते हैं और उसका जवाब भी आपको मिलना शुरू हो जाता है। मैंने सुबह उठा, मैं आज, हालाँकि आज मेरा नाज़रीन कोई प्रोग्राम नहीं था व्लॉग करने का, क्योंकि आज मैंने कल कुछ पब्लिक इंटरव्यूज़ किए हैं मैंने सिडनी में यहाँ, और उनको मैंने कंपाइल करके, और जो प्रोडक्शन करते हैं, उन्होंने आज इसको कंपाइल करके और फिर हमने इसको रिलीज़ करना है। तो आज वो अभी जॉब पर हैं, तो जब शाम को आएँगे तो वो इस पे काम करेंगे। तो हो सकता है लेट नाइट या कल हम वो तमाम जो हमने इंटरव्यूज़ किए हैं पाकिस्तान के एक डायरिंग सिचुएशन के ऊपर, वो हम आपकी खिदमत में लेके आएँगे ट्रिब्यून इंटरनेशनल के प्लेटफ़ॉर्म से, जो हमारा ऑनलाइन न्यूज़पेपर है। अब बात ये है कि सुबह जब मैं उठा, तो मेरे एक हमारे बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं, गो के कई मामलात पे हमारे सियासी इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, लेकिन हमारे पर्सनल रिलेशन बड़े अच्छे हैं और हम बहुत अच्छे अंदाज़ में बात करते हैं। उन्होंने मुझे एक वीलॉग का लिंक भेजा और मैंने वो देखता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि ये एक निहायत ही अच्छे दोस्त भी है और फिर एक इंटेलेक्चुअल टाइप आदमी भी है, तो मैंने कहा इसको मैं देखूँ। अ, वरना मुझे टाइम नहीं होता और फिर दूसरों की चीज़ें मैं कम ही देखता हूँ। अपनी चीज़ों पे ही काम करने से टाइम नहीं मिलता। मैं इन एंकर्स का या सहाफ़ी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि अच्छी बात नहीं है। ना मैं चाहता हूँ कि किसी की कोई तज़लील के कोई ज़ुमरे में आए या कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए, और ना मैं कोई उनसे जवाब इस पे उम्मीद रखता हूँ कि वो दें ज़रूर। किसी बहस-ओ-मुबाहिसे में जाना नहीं चाहता। लेकिन कुछ चीज़ें, जो टॉपिक उन्होंने लिया और जो बातें की, उस पर मेरा बात करना बनता है। और मैं समझता हूँ कि वो एक छोटे भाई की तरह इसको पॉज़िटिव लेंगे। कमी और किसी मामलात में इंसान के साथ होती है, और ये जो काम है सहाफ़त का, ये सारी ज़िंदगी इसमें सीखता है, मैं भी सीखता हूँ। जब भी मैं कोई काम करता हूँ उसमें उसको फिर देखता हूँ, तो मुझे कुछ न कुछ उसमें सीखने का मौका मिलता है, और ज़्यादा सीखने का मौका मिलता है जब लोग उस पर तनकीद करते हैं और उस पर जवाबात देते हैं। ये एक मेरी जहाँ तक मालूमात है और जहाँ तक मैंने उनको देखा है, मुझे अभी ये नज़र आए हैं स्क्रीन पे। हो सकता है कब, मुझे नहीं पता कितने अरसे से काम कर रहे हैं ये साहब। एक मैंने इनका इंटरव्यू देखा था, एक कोई वीलॉग टाइप एक इंटरव्यू था उसमें, और मैं इम्प्रेस हुआ इनकी नॉलेज से, जो इन्होंने नॉलेज हासिल की है, जो किताबों को इन्होंने रेफ़र किया, तो मुझे अच्छा लगा कि ये
एक काबिल लड़का है और बात बड़े रेफ़रेंस है और कुछ किताबें भी इन्होंने गिनी, लेकिन 1-2 चीज़ें मैंने पिक की, लेकिन वो ठीक था, वो चलें ठीक है, अब आपके साथ सीखेंगे। लेकिन मुझे अंदाज़ा एक हो गया कि जो किताबों को उन्होंने नाम लिए, उसका बैकग्राउंड मुझे नज़र आया कि ज़्यादा इन्होंने किताबें स्टडी की हैं, जो कम्युनिस्ट फ़िलॉसफ़ी को फ़रोग़ करते हैं, प्रमोट करते हैं, बजाए इसके कि वो कोई इस्लामिक रेफ़रेंस हो। तो एक तो ज़हन का मुझे उस वक़्त अंदाज़ा हुआ, लेकिन पूरी तरह से नहीं था, ठीक है कि मेरा एक एक रफ़ मेरा एक व्यू था क्योंकि पहली दफ़ा मैंने इनका एक एक शो में इनको देखा। लेकिन मैं इम्प्रेस भी हुआ कि चले इन्होंने इन ये काबिल एक पढ़ा-लिखा नौजवान है और उनकी बातचीत से मुझे लग रहा था कुछ वर्ड्स से कि शायद पंजाब से उनका ताल्लुक है क्योंकि ज़ाहिर है कि मैं भी उर्दू में गलतियाँ करता हूँ, हालाँकि मैं अहले ज़बान हूँ, मेरी मादरी ज़बान उर्दू है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मैं भी सही नहीं कह पाता हूँ और बाद में देखता हूँ मैं। तो मिसाल के तौर पर 18 को उन्होंने जब वो 18 कहा 18 तो मुझे लगा कि ये लेकिन ये कोई एक तवज्जो देने वाली बात नहीं है। पाकिस्तान में डिफरेंट कल्चर हैं, डिफरेंट लैंग्वेज स्लैंग्स हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं। एज़ लॉन्ग एज़ आप समझ सकते हैं तो लेकिन बहैसियत सहाफ़ी या एंकर इस बात का हमें ख़्याल करना चाहिए कि आप जब कोई अगर उर्दू में बात कर रहे हैं, तो प्रोनाउंसिएशन जो है उसका बिल्कुल सही होना चाहिए और अगर आपको नहीं पता तो आप देखें कि क्या वर्ड है ये। ये 17 है या 17 है? तो इस तरह की बातें हैं। तो ये साहब जो हैं इन्होंने अभी एक मैंने तो आज ही देखा है इनका अभी थोड़ी देर पहले और मैंने अभी मैं बैठ गया इस पे जवाब देने के लिए। क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें तो मेरे ज़ाती इल्म में है, मेरे मुशाहिदे में है, मुझे कोई किसी किताब का रेफ़रेंस देने की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाज़ा मैंने कहा मैं अभी और मुझे वो जो जिन्होंने ये भेजा था उनको भी मुझे जवाब देना था, तो मैंने उनको एक लाइन का कहा कि मैं इस पे अभी एक तज़िया करके आपको भेजता हूँ, क्योंकि बात इसमें थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो फिर वो व्हाट्सएप पे इतनी लंबी बात होती नहीं है। अब एक इन्होंने तज़िया किया है और उसका मौज़ू है एंड ऑफ इमरान खान रिवॉल्यूशन। ये इमरान खान का जो ये आजकल रिवॉल्यूशन है एक तरह से जिन्होंने कहा है वो उसका एंड हो रहा है ये। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि अनपॉपुलर हिस्टोरिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की इन्होंने अनपॉपुलर हिस्ट्री बताई है क्योंकि पाकिस्तान की अनपॉपुलर हिस्ट्री की बातें कर रहे हैं ये, तो इसलिए मुझे बोलना पड़ गया क्योंकि जिन लोगों के इन्होंने नाम दिए हैं मैं उस पे मज़ीद बात करता हूँ कि इन्होंने क्या कहा है। तो मेरा बनता है कि मैं उस पे जवाब दूँ और इसमें ये मकसद के साथ कर रहा हूँ कि इन चीज़ों को देखकर वो इम्प्रूव करेंगे क्योंकि जहाँ तक मुझे नॉलेज है, हो सकता है मेरी मालूमात सही नहीं हो कि ये क्योंकि उनकी इतनी उम्र नहीं है और मुझे लगता है कि शायद मेरे बेटे से भी उनकी उम्र कम हो, तो सहाफ़त में इतना तजुर्बा कैसे हो सकता है? लेकिन बहरहाल, आजकल बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं। तो उनको मुझे मैंने सोचा कि लें ना लें उनकी बात है लेकिन कुछ मैं गाइडलाइन उनको दूँ कि जब आप कोई टॉपिक पे ऐसा नाज़ुक टॉपिक छेड़ें जो आपकी मुल्क के और कौम के और फाउंडर्स के हवाले से भी बनता हो तो एहतियात करनी चाहिए। देखना चाहिए कि किसके बारे में क्या बात हो रही है, उसका जवाब कहाँ से क्या आ सकता है। क्योंकि इस वक़्त हमारी जो नौजवान तबका है उनको सही गाइडलाइन की ज़रूरत है। तो इन साहब ने अपने वीलॉग में ये कहा और उससे पहले मैं इन साहब को बताता हूँ क्योंकि जब मैंने ये सारी बातें की है तो अब मुझे उनका नाम बताने की ज़रूरत मैं बताऊँगा नहीं, लेकिन उनको पता चल जाएगा कि उनके बारे में बात हो रही है, मैं इसको ट्विटर पे भी उनको भेजूँगा ज़रूर। तो बात सारी ये है कि और मुझे उम्मीद है इससे पहले कि बात करूँ कि इसको पॉज़िटिव लेंगे, मेरा कोई इनके खिलाफ नहीं है और ना मैं किसी पार्टी का मेंबर हूँ और ये भी मैं बता दूँ कि मैं कोई पीटीआई में नहीं हूँ, मैं एक सहाफ़ी हूँ। इंडिपेंडेंट मेरी थॉट्स होती हैं और जो भी चीज़ पे इश्यू पर मैं बात करता हूँ, वो मेरा अपना कंटेंट होता है, मेरा अपना ज़हन होता है और मेरी अपनी नॉलेज, मुशाहदात होते हैं उसमें शामिल। लेकिन ऐसी बात करनी कि अगर किसी को ये लग रहा है कि क्या ये मैं किसी का फ़ेवर कर रहा हूँ और मैं वो हकीकत बयान कर रहा हूँ, वो अलग बात है, फिर आप कुछ भी सोचते रहें। लेकिन ये मैं बता दूँ कि मेरा ताल्लुक इमरान खान से नहीं है, मैं इमरान खान से मिला हूँ कई दफ़ा और मैंने उसको एक ऑनेस्ट आदमी पाया है, जब वो सियासत में नहीं थे। इन्होंने कहा कि इमरान खान जो एक एक जब एक फ़ास्ट बॉलर को आप इतना इम्पोर्टेंस देते हैं आप, तो इनके लिए एक मैं पता नहीं उनको क्रिकेट से वाक़फ़ियत है या नहीं है, मुझे तो बहुत ज़्यादा लव है क्रिकेट से और मैंने खेली भी है अपनी जवां उम्री में। वो खाली फ़ास्ट बॉलर नहीं था वो पाकिस्तान की क्रिकेट का कैप्टन था
और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप दिलाने वाला पहला पाकिस्तान का कप्तान था वो। तो इनको ये पूरी बात करनी चाहिए, इनको एक फ़ास्ट बॉलर कह के उसकी मैं समझता हूँ क्रिकेट के हवाले से इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। उससे ये एहसास होता है कि आपके दिल में इमरान खान के लिए बुग़्ज़ है। तो एक तो ये आप करेक्ट कर लें कि आइंदा उसको तरीके के साथ, क्योंकि पाकिस्तान को उसने इज़्ज़त दिलाई है। उसने खाली फ़ास्ट बॉलिंग नहीं की है, फ़ास्ट बॉलिंग तो बहुत सारे लोग करते हैं, अभी भी करते हैं। पाकिस्तान ने बड़े-बड़े फ़ास्ट बॉलर दिए हैं दुनिया को, पाकिस्तान को, और कई फ़ास्ट बॉलर जो है वो इमरान खान की फ़ास्ट बॉलिंग से कहीं अच्छे हैं। लेकिन इमरान खान एक क्रिकेट का लेजेंड है, वो बहुत ज़बरदस्त एक बैट्समैन भी था और बहुत मौकों पे उन्होंने मैच जिताया अपनी बैटिंग से, और एक दुनिया उनको मानती है। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, ये क्रिकेट वर्ल्ड है, क्रिकेट कंट्री है। जितनी इज़्ज़त मैंने इमरान खान को देखी है, यहाँ के जो लेजेंड क्रिकेटर्स देते हैं, क्रिकेट के हवाले से मैंने तो नहीं देखी किसी को। तो अगर वो एक क्रिकेट लेजेंड है, तो उसको क्रिकेट लेजेंड के हवाले से ही आपको मुखातिब करना चाहिए था, वरना ये क्रिकेट की बात क्यों की आपने? करनी ही नहीं चाहिए, वो तो अभी क्रिकेटर है नहीं, वो एक पॉलिटिशियन है, आपको पॉलिटिशियन के हवाले से बात करनी चाहिए। अब इन साहब ने ये कहा कि जो पीटीआई के लोग हैं वो 2 दिन इमरान खान जेल में गया, बंद हुआ नज़रबंद, तो उनको उन्होंने इश्तियाल कर दिया और हंगामा आराई की और तोड़-फोड़ की और ये क्या, वो क्या, उन्होंने ज़ाहिर है पूरा तो भी लोग उनका नहीं यहाँ बयान करूँगा। एक उन्होंने उस पे तनकीद की कि इनको सब्र करना चाहिए, देखना चाहिए तोड़-फोड़ कर रहे हैं, और जो उन्होंने आर्मी तनसीबात पे और ये वो किया। हालाँकि 2 दिन उनसे देर बर्दाश्त नहीं हुई इमरान साहब से, जबकि पाकिस्तान में ऐसे-ऐसे लोग गुज़रे हैं, जिन्होंने 30 साल, 15 साल, 20 साल जेलें काटी, और बहुत काबिल लोग थे, किताबें लिखी, और फिर बहुत से उनमें से जेलों में ही उन्होंने इंतकाल कर दिया। तो इनकी बात ये यहाँ तक तो सही है, और फिर उन्होंने लिस्ट दी है पिक्चर्स इमेज के साथ में कई पॉलिटिशियंस की, जो पाकिस्तान से पहले से थे सियासत में, पॉलिटिक्स में, और एक नज़रिए पे काम कर रहे थे, और फिर पाकिस्तान के बाद में भी। अब ये जितने इन्होंने नाम दिए हैं, वो सारे कम्युनिस्ट फ़िलॉसफ़ी से बिलॉन्ग करते थे, उसी का प्रचार करते थे और कम्युनिज़्म पे बात करते थे। उन्होंने इस्लाम के नज़रियात और इस्लाम के उसूलों के खिलाफ बात की। पाकिस्तान के नज़रिए से, और मैं इनके नाम भी बताता हूँ जो इन्होंने बताए हैं। पाकिस्तान के नज़रियात के ये लोग खिलाफ थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को इन्होंने बहुत हार्ड टाइम दिया। पाकिस्तान की तहरीक में इन्होंने मुखालफतें की, सबने नहीं, इनमें से बेशतर ने, मैं उनका नाम लूँगा। और अगर ये जेल में गए, लंबी जेलें काटी, तो उन्होंने तहरीक पाकिस्तान के हवाले से नहीं काटी। उन्होंने इसलिए लंबी जेलें नहीं काटी कि वो कोई पाकिस्तान की खिदमत कर रहे थे और पाकिस्तान को बहुत चाहते थे, या कायद-ए-आज़म के बहुत साथी थे। हम जो जर्नलिस्ट काम करते हैं ना, एक इंडिपेंडेंट राय रखते हैं और उसमें काम करते हैं, और हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच भी मिलनी चाहिए, लेकिन हर जर्नलिस्ट की अपनी कुछ सेल्फ बाउंड्रीज़ भी होती हैं। मिसाल के तौर पर मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, मैं यहाँ सहाफ़त करता हूँ, मेरा अपना ऑनलाइन अभी न्यूज़पेपर भी है। मेरी बाउंड्री ये है कि मैं कोई भी ऐसी चीज़ कंटेंट जो मेरे पास आते हैं, क्योंकि हम तो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, एक सेक्युलर कंट्री है, जो एंटी इस्लाम होते हैं और इस्लाम के खिलाफ होते हैं, तो मेरी एडिटोरियल पॉलिसी है कि मैं उनको ना पब्लिश करता हूँ, ना उन पर बात करता हूँ। क्योंकि मैं एक सहाफ़ी हूँ, लेकिन उससे पहले तो मैं मुसलमान हूँ। तो मेरी ये एक बाउंड्री है, मैं नहीं लेता। कोई भी ऐसी चीज़ जो मुझे लगता है कि जो मेरा मादर-ए-वतन है, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, उसके खिलाफ अगर बात हो, मैं उसको भी प्रमोट नहीं करता, और उसको मैं काउंटर भी नहीं करता, और ना मैं उस पर बात करता हूँ, ना मैं उसको अपने अखबार में जगह देता हूँ। कोई भी ऐसी बात जो पाकिस्तान के खिलाफ हो, मैं नहीं करता उसको। मैं खुद क्रिटिसाइज़ करता हूँ पाकिस्तान की पॉलिसीज़ पे, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस पर, लेकिन पाकिस्तान की हदूद में रहते हुए। नज़रियाती तौर पे मैं नज़रिए पाकिस्तान का हामी हूँ, लोगों ने देखा है। कायद-ए-आज़म मेरा आइडियल हैं, मॉडल हैं, और मैं नहीं समझता कि बर्र-ए-सग़ीर के पिछली सदी में ऐसा लीडर पैदा हुआ होगा। तो इन साहब ने कायद-ए-आज़म की बात नहीं की, और एक जो पहले मैंने इनका प्रोग्राम देखा था, ये दूसरी दफ़ा मैंने देखा है। उसमें भी इन्होंने कायद-ए-आज़म की, पहले वाले में भी जब बात की, तो एक क्रिटिक्स में बात की थी इन्होंने, तारीफ़ नहीं की। तो उसके बाद जब किताबों का रेफ़रेंस दिए, तो मुझे पता चल गया कि ये एक कम्युनिज़्म और कम्युनिस्ट लॉबी के शख़्स हैं,
और उन्होंने वही किताबें पढ़ी हैं। जिस टाइप की किताबें पढ़ता है आदमी तो वो अपना ज़हन बना लेता है, फिर वो उस तरह की बातें करता है। लेकिन बहरहाल एक निज़ाम है जो दुनिया के कई मुल्कों में नाफ़िज़ है और बड़े-बड़े इस पर फ़िलॉसफ़र पैदा हुए हैं जिन्होंने कम्युनिज़्म पे बातें की, जिनको हम धैर्य भी कहते हैं, इस्लाम के खिलाफ भी बातें की। काबिल होना और स्कॉलर होना और किताबें लिखना और बात है, लेकिन फ़ेथ के खिलाफ बात करना और बात है। और मैं किसी ऐसे शख्स की ना किताबें पढ़ता हूँ, ना उस पे सोचता हूँ जो इस्लाम के खिलाफ है और जो पाकिस्तान के खिलाफ है। ये मेरी एक हद है, मेरी अपनी बाउंड्री है और मेरे मुझे ये राइट है कि मैं अपनी हद और अपनी ओपिनियन अपने हिसाब से बनाऊँ। तो मैं किसी ऐसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता। अगर हम पाकिस्तान के हालात पे, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, किसी इदारे पर तनकीद करते हैं, तो वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करते हैं। तो लेकिन इन साहब ने ये कहा है, अब मैं बात करता हूँ कि पहले तो इनसे मैं सवाल पूछता हूँ कि आपने तकरीबन कोई 20-21 लोगों की शख्सियत के नाम बताए और कहा कि इन्होंने 15 साल जेल काटी, 20 साल, 30-30 साल जेल काटी। आपने ये नहीं बताया है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी एक बड़ी तवील जिद्दोजहद है और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान बनाया, उन्होंने कितने साल जेल काटी? कितनी दफ़ा जेल में गए वो? अगर आपका पैमाना यही है कि कौन कितने साल जेल में रहा तो वो इतना बड़ा लीडर है, पॉलिटिकल लीडर है या एक्टिविस्ट है, तो फिर कायद-ए-आज़म तो कभी जेल में भी नहीं गए। तो उनको तो वो मुकाम मिलना ही नहीं चाहिए। फिर पाकिस्तान कैसे उन्होंने हासिल कर लिया? इस बारे में आप अपनी राय अपनी वीलॉग में दीजिएगा, मुझे नहीं दीजिए जवाब इसका। क्योंकि मुझे कुछ स्मेल आ रही है, वो मैं नहीं बात करना चाहता कि आप उस मामले में भी आपका क्या नज़रिया हो सकता है कि वो क्यों जेल में नहीं गए, बहुत से लोग बातें करते हैं। मैं तो वो बात भी नहीं करता। लेकिन बहरहाल आपने ये ज़िक्र नहीं किया इसलिए आपका बायसिज़्म नज़र आता है और ज़रूरी नहीं होता कि कोई आदमी जेल जाए, जो आम लोग बात करते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि जब तक जेल ना जाए वो लीडर नहीं बनता। ये एक रॉन्ग फिलॉसफी है। अगर कुछ लोग दुनिया में जेलों में ही रहे मंडेले की तरह, तो उन्होंने सैक्रिफाइस किया, ठीक है, अपने मुल्क के लिए ही किया। नेल्सन मंडेला ने अगर 30 साल जेल में गुज़ारे तो वो उन्होंने फाइट की स्याह फ़ाम अफ़राद की आज़ादी के लिए साउथ अफ्रीका में और आज़ादी ली, तो एक मकसद था इंसानों के लिए और उनको क्रेडिट मिला, नोबेल प्राइज़ मिला और जिनको एक वक़्त में दहशतगर्द भी कहा गया और फिर उनको प्राइज़ भी दिया। तो उनका तो एक मकसद मुझे नज़र आता है। वो किसी नज़रिए के साथ कम्युनिस्ट नज़रिए के साथ नहीं खड़े थे और उन्होंने मंज़िल हासिल की। कायद-ए-आज़म एक दिन भी जेल में नहीं गए लेकिन पाकिस्तान दिया। दुनिया का जब वो नक्शे पे आया तो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था, मशरक़ी पाकिस्तान और मग़रबी पाकिस्तान 2 हिस्सों में और सबसे बड़ा इस्लामी कंट्री बन गया। ये जो एज़ाज़ है या रिवॉर्ड है कायद-ए-आज़म का, वो मैं समझता हूँ कि कोई भी और मुसलमान आइंदा भी हासिल नहीं कर सकेगा। तो इस पर भी आप कभी बात कीजिएगा क्योंकि आप एक पाकिस्तानी हैं और मैं समझता हूँ कि आप एक होनहार, जोशीले हैं लेकिन ये साबित नहीं कीजिएगा कि आप नादान भी हैं और आप कोई बात नहीं करना चाहते कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर। तो मैं चाहूँगा उस पे भी बताइए आप कि उनकी क्या उन्होंने क्या किया और क्या दिया उम्मत मुस्लिमा को और पाकिस्तानियों को। दूसरी बात ये कि आपने जब अरेस्ट की बात की और आपने कहा कि बाचा खान, वली खान के फादर जिन्हें ये पख्तूनिस्तान का गांधी कहा जाता था उनको। सारी ज़िंदगी नज़रिए पाकिस्तान के खिलाफ रहे, कायद-ए-आज़म के खिलाफ थे, हिंदुओं के करीब थे, कांग्रेस के करीब थे, ये बातें नहीं बताई आपने। उन्होंने अगर 37 साल जेल में गुज़ारे तो पाकिस्तान के लिए तो नहीं गुज़ारे थे। पाकिस्तान की हमेशा मुखालफत की और ये वो लीडर थे 37 साल जेल में गुज़ारने का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़े लीडर थे वो। उनके नज़रियात क्या थे? हम तो एज़ ए पाकिस्तानी उनके नज़रियात को देखेंगे ना। अगर वो नज़रियात जिस मुल्क में वो रहते थे, जिसका पासपोर्ट इस्तेमाल करते थे, उसके खिलाफ हैं, तो उनकी वैल्यू 2 टके की भी नहीं है मेरे नज़दीक तो। भले वो 37 साल के अगर इससे डबल भी रहते तो। फिर ये कि उन्होंने मरने से पहले ये कहा कि मुझे पाकिस्तान की सरज़मीन में दफ़न नहीं कीजिएगा और काबुल में उनको दफ़न किया गया। संजय गांधी जो है वो हिंदुस्तान से आए, एक कोई ऑफ़िशियल दौरा नहीं था, उनकी फ़ुनरल में उनकी वफ़ात की तदफ़ीन में शरीक होने के लिए। ये था उनका ज़हनी सोच पाकिस्तान के बारे में जो मेरे हिसाब से आपके बहुत बड़े लीडर हैं, आपने उनको मेंशन किया है। तो एक तो बात ये आ गई बाचा खान की। उनके जो बेटे थे वली खान,
वो भी सारी ज़िंदगी एंटी पाकिस्तान मूवमेंट एएनपी के थ्रू रही, पाकिस्तान के खिलाफ बातें की। उन्होंने वन यूनिट के खिलाफ बात की, जो वो एक अलग बहस है। और फिर ये कि आपने कहा कि 1948 में शायद आपने कहा है कि उसकी उनकी डेथ हो गई, तो ये भी गलत खबर आपने इन्फॉर्मेशन दी है। वो तो मुझे याद है अच्छी तरह, उन पे बम केस हुआ था। मेरा ताल्लुक हैदराबाद सिंध से है और उनको हैदराबाद की जेल में रखा गया था, मुझे याद है। झूठा केस बनाया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनके ऊपर और उनको जेल में डाला था क्योंकि वो एंटी भुट्टो थे। ये भी आपने नहीं बताया कि वो जेल में क्यों गए। वो पाकिस्तान के लिए नहीं गए थे वो। वो भी वो अपने वो जो उनके एक नज़रिया था उसके खिलाफ, और फिर वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ थे और ज़िया-उल हक के भी खिलाफ रहे वो। बहुत सारी उनकी बातें ठीक भी थी, लेकिन नज़रिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के हामी नहीं में एंटी थे वो, हामी नहीं थे वो। तो ये वली खान साहब की बात आ गई। दूसरी आपने बात की जीएम सैयद की। मेरा ताल्लुक सिंध से है, मैंने सिंध यूनिवर्सिटी में पढ़ा है और मेरा अपना ज़ाती मुशाहिदा है, मैंने इन आँखों से देखा है कि जो उनके फॉलोअर्स हैं जीएम सैयद के, सिंधु देश के जो नौजवान थे, अब तो वो उनमें से कई लीडर भी हैं, पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं सिंध की। बाकायदगी से मैंने खुद देखा है, इसलिए मुझे कोई किताबों के रेफ़रेंस की ज़रूरत नहीं है, मैं भी उस वक़्त पढ़ता था। 23 मार्च और 14 अगस्त को बाकायदगी से सिंध यूनिवर्सिटी में और आज भी सिंध के अंदरूनी सिंध के तालीमी इदारों में पाकिस्तान के झंडे जलाए जाते हैं। पाकिस्तान के झंडे जलाए जाते हैं। वो पाकिस्तान के थोड़े अरसे कायदे-ए-आज़म के साथ रहे, क्योंकि उनको सिंध में जगह चाहिए थी, प्रेमियर वज़ीर आला बनना चाहते थे असेंबली में। सिंध की उन्होंने हिमायत ज़रूर की, रेज़ोल्यूशन एक दिया, लेकिन ये भी कहना गलत है कि पहला रेज़ोल्यूशन था, वो मशरक़ी पाकिस्तान में आया था। तो सारी ज़िंदगी फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की मुखालफ़त की। सिंध के नौजवानों को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया, उनको ये तरबियत दी कि पाकिस्तान जो है, जो बना है, उससे सिंधियों को नुकसान हुआ है और उन्होंने कितने ही अपने बाद अपने जानशीन पैदा किए, जो आज भी सिंध असेंबली में बैठे हुए हैं और कुछ चला रहे हैं आज पलेजो जैसे, उसके बाद भी। ये सारे एंटी पाकिस्तान एलिमेंट हैं। तो मैं इन एंकर साहब से कहता हूँ कि कभी आपने इस तरफ सोचा? आप क्यों प्रमोट करना चाह रहे हैं? मुझे नहीं पता आपका एजेंडा उन लोगों को जो एंटी पाकिस्तान है। तो फिर बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में भी बात बनती है, सोचें इस पे। मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन आप वही मैंने पहले एक सबसे पहले मैंने बात की कि जब आप एक उँगली उठाएँगे एक उँगलियाँ, तो 4 उँगलियाँ आपकी तरफ आएँगी और बहुत सारे लोग आपको वॉच कर रहे हैं, जो हो सकता है कि आपको उस पे बात करें। तो इस पे सोचें, पॉज़िटिव लें इस चीज़ को और बदलें अपने आप को, ताकि आपकी आइंदा कोई और भी ये बात ना करे किसी और ढंग से आपके साथ। मैं तो एक पढ़ा-लिखा सहाफ़ी हूँ और आपके साथ मैं एक बड़े भाई की तरह समझा रहा हूँ आपको मैं, ये मुश्किल में आएँगे खामख़ा में आप। उन लोगों के हाथों में ऐसी बात नहीं कर रहा क्योंकि आपको उठा के ले जाएगा, टॉर्चर करेगा, क्योंकि आप तो जो बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान में एंटी पाकिस्तान बहुत से ऐसे जमातें हैं या लोग हैं, बर्दाश्त नहीं करते वो इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ बात। तो ये है। तो जीएम सैयद से फिर जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसने एक तरफ तो आज़ादी की बात की, फ़ौज के खिलाफ बात की। फिर जब वो बीमार थे जिन्ना हॉस्पिटल में, मैं कराची में था उस वक़्त, तो ज़िया-उल हक साहब उनको गुलदस्ता देने गए और उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की ज़िया-उल हक की। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब कोटा सिस्टम नाफ़िज़ किया और सिंध को डिवाइड किया, सिंध रूरल में, सिंध अर्बन में, जिससे हम भी मुतासिर हुए। मैं खुद ज़ाती तौर पे उस कोटा सिस्टम की आड़ में आया और मैंने अपनी कई आर्टिकल्स में लिखा भी है। और कभी जेएम सैयद ने उनके खिलाफ बात नहीं की और उन्होंने उस जेएम सैयद ने कभी भी सिंध की सेकंड बिगेस्ट कम्युनिटी को, जो उर्दू स्पीकिंग है, महाजिर हैं, जो हिजरत करके आए हैं पाकिस्तान के लिए, उनको पनाहगीर कहा हमेशा, महाजिर भी नहीं कहा, पनाहगीर। और फिर आम अल्फाज में और जो लोग सिंध में हैं, सिंध में यूनिवर्सिटी में हैं, जिन्होंने पढ़ा है, वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि वो उनको जो सिंधु देश के जो नौजवान हैं, सारे सिंधी नहीं हैं ऐसे। मैं सिंधु देश के नौजवानों की बात कर रहा हूँ। वो महाजिरों को मक्कड़ कहते हैं सिंध में। सिंधी के तालीमी इदारों में हमें मक्कड़ कहा जाता था। वो मैं उस वक़्त यूनिवर्सिटी में था। तो और जेएम सैयद हमें पनाहगीर कहता था, ये पनाहगीर हैं। ये इनको सिंध की जो शहरियत है, इनको सिंधी नहीं बनने देना कभी भी। इनको अलग, इनका अलग रखो इनको, क्योंकि एक दिन आएगा इनको हम निकालेंगे सिंध से। ये उसकी फ़िलॉसफ़ी थी, किताबें हैं उसकी। और फिर इन स जेम्स का कैरेक्टर ये रहा कि जब अल्ताफ़ हुसैन ने
कोटा सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। और मैं उस वक़्त यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में था और अल्ताफ़ हुसैन फ़ारिग हो गया था, तो मेरी 1-2 मुलाकात भी हुई, लेकिन मेरा नज़रियाती तौर पे कई बातों पर अल्ताफ़ हुसैन से डिफ़रेंस था, हमारे कुछ ग्रुप का। और क्योंकि हमारा ताल्लुक हैदराबाद से था, तो हम उससे एग्री नहीं कर रहे थे और हमने कभी भी एमक्यूएम को अल्ताफ़ हुसैन के ज़रिए पर हमने लबैक नहीं कहा, ना हम शामिल हुए। मैं खिलाफ था उनके कई बातों से और बाद में वो बातें मेरी सही भी हुईं, जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए और फ़ौज के खिलाफ नारे लगाए। लेकिन जीएम सैयद ने कहा कि जो मेरा एजेंडा अधूरा रह गया था जब वो हॉस्पिटल में थे, वो अल्ताफ़ हुसैन पूरा करेगा। ये बात आपने नहीं बताई, आपने अपने वीलॉग में बार-बार ये कहा है, आपको शायद ये भी नहीं पता हो, आपको शायद ये भी नहीं पता हो, आपको शायद ये भी नहीं पता हो। ऐसे नहीं करते कभी भी। आपके जो व्यूअर्स हैं ना, उनको डिग्रेड नहीं करते इस तरह कि आपको नहीं पता। आपको क्या पता आपको पता है, नहीं पता है। फिर मेरे जैसा आदमी बैठ के आपको वीलॉग करेगा ना, मैं तो आपको जानता नहीं हूँ। तो कभी भी एक इस तरह से किसी पे बात नहीं करते आप जब आप आपको क्या पता कि किसी को कितना क्या पता है और कौन देख रहा है आपका ये वीलॉग। तो जीएम सैयद ने अल्ताफ हुसैन के बारे में कहा जब अल्ताफ हुसैन ने ये सारी चलाई मूवमेंट और उसको सपोर्ट भी फिर दी गई। और मैं उस वक़्त कराची में था जब 1984 में या 85 में जब सिंध के उन्होंने इसने दौरे का एपी में तो थी पहले इनकी यूनिवर्सिटी में, उसके बाद ये फिर पाकिस्तान महाजिर कौमी मूवमेंट बन गई। और उन्होंने सिंध का दौरा किया तो ये मैं विटनेस हूँ कि उस वक़्त जो गार्ड थे अल्ताफ हुसैन को, वो जीएम सैयद ने फराहम किए थे। क्योंकि वो चाहता था कि सिंध डिवाइड हो और जो सिंध में जो उर्दू स्पीकिंग है, वो सिंधी आहिस्ता-आहिस्ता बन जाएँगे, उनको सिंधी नहीं बनने देना। उनको अलग बना के रखो तक़सीम करके क्योंकि वो पनाहगीर हैं। ये उसकी लॉजिक थी और उसने ऐसा किया अल्ताफ हुसैन के साथ मिलके। तो अल्ताफ हुसैन वो एक ही कश्ती के सवार थे और आज उन्होंने 2 तबके बना दिए सिंध में। हालाँकि मैं समझता हूँ कि कॉमन लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर ना कोई उर्दू बोलने वालों को सिंधियों बोलने वालों से प्रॉब्लम है और ना सिंधी बोलने वालों को उर्दू बोलने वालों से। मेरे कई दोस्त हैं, हमारी रिश्तेदारियाँ हैं। मेरे कई कज़िन्स की शादियाँ हुई हैं सिंधी स्पीकिंग में। उनकी लड़कियाँ सिंध हमारे फैमिलीज़ में आई हैं। ब अच्छी तरह रहते हैं, हमारा कोई इख्तिलाफ़ नहीं था। तो जीएम सैयद उनमें से है जिसने इस सिंध के बाशिंदों को डिवाइड किया और उसके बाद कई अपने जैसे लोग पैदा किए। इनकी बात हो गई। फिर आपने कहा अब्दुल समद अचरजई पश्तून लीडर ये भी एंटी पाकिस्तानी थे। इनका जिसका ज़िक्र किया आपने, बेशक इन्होंने किताबें लिखी होंगी लेकिन ये कम्युनिस्ट है ये लोग। ये रशियन बैकग्राउंड के लोग थे ये। आपको पसंद हो सकते हैं। मुझे ज़ाती तौर पे और बहुत सारे पाकिस्तानियों को तो पसंद नहीं है। उसकी वजह ये है कि शायद आपको ये भूल जाते हैं आप ही शायद ये, कि पाकिस्तान बना था एक नज़रिए पे और वो नज़रिया था इस्लाम। मुसलमानों को उनके बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे थे हिंदुस्तान में, तो इन मुसलमानों के बेसिक राइट्स लेने के लिए इस्लाम तो हिंदुस्तान में था, आज भी मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा हैं, लेकिन राइट्स की बात थी मुसलमानों की, तो पाकिस्तान वजूद में आया। तो उस पाकिस्तान में जो कि मुसलमानों के लिए बनाया गया, उनके राइट्स के लिए आप बैठकर कम्युनिज़्म लाना चाहेंगे, तो ये तो गलत बात है ना, कौन बर्दाश्त करेगा? तो फिर आप जेल में सड़ेंगे और जेल में डालने वाले भी फौजी थे, जिनकी आपने हिमायत की है कि इमरान खान कर रहा है, उनके खिलाफ ही अपने लोगों को भड़का रहा है। तो इन्हीं फौजियों ने तो डाला इनको फ़ौज में ज़्यादातर क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा अरसे तो मार्शल लॉ रही है। तो उन्होंने इन कम्युनिस्टों को जेल में रखा, चाहे वो 30 साल रहे हों या 40 साल रहे हों या 20 साल रहे हों, तो ये भी एंटी पाकिस्तान थे। इसके बाद आपने बात की अम, कई आपने और भी नाम लिए लेकिन बहरहाल अब्दुल समद अचरजई जो हैं, अयूब खान ने उनको जेल में डाला और उन पर भी ये एंटी पाकिस्तान टाइप उनके बात होती थी, तो इसलिए ये जेल में रहे। अयूब खान के खिलाफ थे जो फौजी था। तो एक तरफ अब आप फौज को तो आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने उस पे अटैक करवाया है और आप देख लें कि फौज ने क्या किया फिर इन जो आपके रोल मॉडल हैं उनके साथ। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि जी और पश्तूनों ने तो अ अ, फीमेल यानी कि ख़वातीन के तालीम जो है
मैं रिफ्रेश करता हूँ। आपने ये कहा है, क्योंकि मैंने ये नोट किए थे इंग्लिश में, उसको मैं उर्दू में भी करना पड़ रहा है। आपने ये कहा है कि इमरान खान ने कहा कि पश्तून तो अपनी बच्चियों को, औरतों को तालीम नहीं दिलवाते। ये कब कहा है? कब कहा इमरान खान ने कि औरतों को पख्तून जो है वो तालीम नहीं दिलवाते और उनको मना करते हैं तालीम देने से? मैं समझता हूँ इस वक़्त जितने ज़्यादा काबिल औरतें पख्तून हैं, और बहुत सारी केपीटी में पीटीआई में भी हैं, आपके सामने है वो, वकील भी हैं, बैरिस्टर भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं। तो ये आप क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं इमरान खान पर कि उसने ये कहा? और ये बात आपकी साबित कैसे होगी? ये तो रियलिटी के खिलाफ है। इस वक़्त ज़्यादा जो पीटीआई की लीडिंग रोल में जो लेडीज़ हैं, वो या पंजाब से हैं या वो पख्तूनख्वा से हैं। तो और फिर मेजॉरिटी में, और इस वक़्त जो सबसे ज़्यादा पढ़ी-लिखी कौम है, मैं समझता हूँ कि अगर ज़्यादा नहीं तो बराबर तो हैं, वो पंजाब के बाद केपीके में हैं। तो ये बात भी आपकी गलत है, जो आपने की है, जो साबित हो रही है कि ऐसा इमरान खान ने तो नहीं कहा, और किया है तो अगले व्लॉग में आप उसकी तकरीर की क्लिप दिखाइएगा जहाँ ये इमरान खान ने कहा है। और अगर ये कहा है, तो फिर क्या ये लॉजिक बनती है कि इस एक पख्तूनों के लिए ऐसी बात की इमरान खान ने, और 90% लोग पीटीआई में पख्तून हैं और आज भी अपनी जान देने को तैयार हैं, बैठे हुए हैं तैयार वो। और जो खून खराबा आने वाला नज़र आ रहा है, अगर यही हिमाकत की आर्मी ने कंटिन्यू की तो, जो पीटीआई पे वो लॉन्च किया हुआ उन्होंने चीज़ें। तो बहरहाल ये आज का मौज़ू नहीं है। तो दूसरी बात आपने कहा कि जी वो, अब यहाँ मुझे थोड़ा-सा आपके प्रोफ़ेशनलिज़्म पे और उस पर मुझे हैरानी भी हुई। मैं तो आपको बड़ा काबिल और एक एक ठीक-ठाक तरीके से एक स्टैंडर्ड के साथ बात करने वाला लगता हूँ। आपने कहा कि इमरान खान जो ये बाल्टी सर पे लेके घूमता है, ये तो एक बाज़ारी किस्म की लैंग्वेज है ये। ये पीटीआई की जो बाज़ारी औरतें हैं, ये जो बातें करती हैं, और जो बातें करते हैं कि जी वो सर पे बाल्टी पहनकर कोर्ट में आता है। तो यार इस बात पे मैं ये नहीं कहना चाहता, आप ज़ाहिर है कि मेरे ही पेशे में हैं। अगर कोई और करता तो मैं बहुत कुछ कह सकता था इसके ऊपर। आपको इसको अवॉइड करना चाहिए, वो बाल्टी नहीं है वो। या आप पता हो सकता है कि आपको बाल्टी का पता ना हो, आप नई नस्ल में से हैं कि बाल्टी क्या होती है। पानी भरते हैं उसमें, बाल्टी क्यों पहनता है वो? वो तो नहीं पहनता। उसके गार्ड जो होते हैं वो सेव करने के लिए स्टील के कुछ वो लगाते हैं साथ में बंद करके ऊपर से, ताकि गोली नहीं मारे। क्योंकि पाकिस्तान की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो तो खुद मारने के चक्कर में हैं। तो हिफाज़त भी ना करे वो, फिर आप मज़ाक बनाएँगे उसका। अगर वो हिफाज़त के लिए कर रहा है, जो भी उसके समझ में आ रहा है, और मैं नहीं समझता कि वो लगाने से वो बच जाएगा। अगर ये मारना होगा तो मारेंगे उसको। मारा है इन्होंने पहले लोगों को, नहीं मारा है। और आपके कम्युनिस्टों को भी मारा है इन्होंने, फ़ौज ने। तो इस तरह का तमस्खा नहीं उड़ाना चाहिए, मज़ाक नहीं करना चाहिए। यू नो कुछ भी हो, आपकी नज़र में वो खाली फ़ास्ट बॉलर है, लेकिन अवाम की नज़र में आजकल मेजॉरिटी उसके साथ है। आप भले डिनाय कर दें, क्योंकि आपका पैमाना तो ये है कि इमरान खान क्योंकि जेल में नहीं गया तो वो लीडर ही नहीं है, मस्ती कर रहा है। और 2 दिन से अभी ये शुरू हुई है ये सब चीज़ें। तो आप मिसालें दे रहे हैं उनकी, जो सारी ज़िंदगी जेल में तो रहे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ थे वो। तो हमें क्या करना है उन लोगों का? तो एक बात ये है कि इस तरह से आपको मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए, तौहीन नहीं करना चाहिए। 90% लोग उसके साथ हैं, वरना क्या होगा कि लोग गालियाँ देंगे आपको सोशल मीडिया पर बैठकर, जैसे देते हैं लोग, क्योंकि लोगों को तो इतनी तरबियत दी नहीं हमारे लीडरों ने। अब एक लीडर आया है शेख मुजीबुर रहमान और फातिमा जिन्ना के बाद, और लियाकत अली, जो जिसने ये लोगों को शऊर दिया पंजाब के और केपीके के, कि वो अपनी फैमिलीज़ के साथ आके बात करते हैं, बड़े तरीके के साथ। कोई वायलेंस नहीं हुआ उनके जलसों में, कोई औरतों की बेइज़्ज़ती नहीं होती। ये पहली दफ़ा देखा है मैंने। मेरी अच्छी खासी उम्र है और मैं 40 साल से तो सियासत देखता आ रहा हूँ, और 30-35 साल से करता भी आ रहा हूँ सहाफ़त। तो आप इतने बायस्ड होके कैसे भी लोग आपने कर दिया है। मैंने और सिर्फ़ इसलिए एक बात कर रहा हूँ, मैं आपसे कोई और करता तो मैं ये करता भी, जवाब भी नहीं देता। और जैसे मैंने कहा कि ये पहली दफ़ा मैं कर रहा हूँ, कभी मैंने किसी सहाफ़ी को, क्योंकि मुझ में आप एक होनहार मुझे नज़र आते हैं, पढ़े-लिखे, और आपका एक मुस्तक़बिल भी है। तो अपने आप को आप ज़रा, जो आपकी जो ट्रैक है ना, उसको सही रखें ताकि आगे भी तरक्की करें। मेरी दुआ है कि आप तरक्की करें, इसमें हमें पढ़े-लिखे लोग चाहिए। लेकिन नज़रिया पाकिस्तान को ना भूलें, कायदे-आज़म को ना भूलें, वरना पाकिस्तान में तो फिर आपको पता है कि किस तरह से लोग बात करते हैं। तो एक ये है। उसके बाद आपने कहा कि नवाब नौरोज़ ख़ान अचकज़ई
वो भी अगेंस्ट पाकिस्तान थे। उनकी जेल में मौत हुई, बिल्कुल सही है, लेकिन वो उन्होंने हमेशा कायद-ए-आज़म की मुखालफत की उन्होंने हमेशा। तहरीक-ए-पाकिस्तान की मुखालफत की, मुस्लिम लीग की मुखालफत की, क्योंकि ये जैसे मैंने पहले बताया, ये सारे लोग जो आपने नाम लिए ना, ये एक ही लॉबी से आए हैं, वो है रशिया। सुर्खे कहलाते हैं ये, सुर्खे, जिनका पाकिस्तान में कोई जगह नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान नहीं बना था इसलिए। तो अगर किसी सुर्खे को कोई जगह चाहिए तो अफ़गानिस्तान चला जाए, अब तो अफ़गानिस्तान भी नहीं आ सकते, वो तालिबान है, वो तो बहुत फ़ैनेटिक हैं। और फिर हिंदुस्तान चला जाए, वहाँ उनको जगह मिल जाएगी। और अगर आप जाएँगे तो आपको भी बड़ा वहाँ प्रचार होगा। एक 2 पाकिस्तानी जो भाग गए पाकिस्तान से और अब इंडिया के टेलीविज़न में बैठ के बड़ी उनके व्यूज़ आते हैं और बहुत ज़्यादा वो पैसे भी कमा रहे हैं। तो ये आप भी कर सकते हैं, वैसे तो ये मतलब है अगर आप चाहें तो। आपने कहा कि 16,000 जो है बलूचिस्तान में लोगों को मारा। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि बलूचिस्तान के लोगों से बहुत अ अ, हल्की उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं। बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है और इसीलिए वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, क्योंकि उनको मारा गया। लेकिन किसने मारा ये? पीटीआई के लोगों ने मारा है, इमरान खान ने मारा है, कराची से लोग उठ के गए थे, उन्होंने मारा है, पंजाब से लोग आए थे, उन्होंने मारा है। किसने मारा है? फ़ौज ने, आईएसआई ने। जिनके लिए आपने ये वीलॉग भरा है कि इमरान खान के लोग गलत कर रहे हैं, ये हमला कर रहे हैं तंसीबात पे। और मैं नहीं समझता कि पीटीआई के लोग हैं, लेकिन वो एक अलग वीलॉग में मैंने बात की है। तो इसी फ़ौज ने मारा है जिसकी आप हिमायत कर रहे हैं। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 16,000 नहीं, बहुत हज़ारों में मारा है ये। और क्या-क्या हुआ है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर आज पाकिस्तान का झंडा लगा के कोई गाड़ी गुज़र नहीं सकती बलूचिस्तान से। क्यों? क्यों इतने मुतनफ़्फ़िर हुए हैं वो लोग? इसलिए कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, ज़ुल्म हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इस पे एग्री करता हूँ। लेकिन वो किसी दूसरे सूबे की अवाम ने थोड़ी किया है, वो तो फ़ौज ने किया है। तो इसको भी बात करें ना आप, ये कि किसने किया है? बताएँ ये कि किसने मारा है। खाली ये ना कहें कि 16,000 मार दिए, ये इमरान खान ने मारे उनको। एक चीज़ दूसरी ये है। तो ये मेरे ख़्याल है आपको पूरी बात करनी चाहिए जब ये लोग करें ना जो भी टॉपिक लें। अ, आपने कहा भुट्टो को हैंग कर दिया ज़ावलक ने, तो आपको ये भी बताना चाहिए कि केस क्या था वो? फिर आपको जब भुट्टो की बात करते हैं तो ये भी बताना चाहिए कि बांग्लादेश बनने में भुट्टो का क्या किरदार था? क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं तो आप बड़े अच्छी तरह बता सकते हैं ये। कैसे भुट्टो एक एक सेकंड नंबर की पार्टी जीती 70 के इलेक्शन में, उसको मेजॉरिटी में कन्वर्ट किया गया बांग्लादेश को अलग करके और मुजीबुर रहमान को पावर नहीं दिया गया और भुट्टो को सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज दिया याह्या खान ने, जो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था। ये भी बात करें ना भुट्टो के बारे में। सो ही वाज़ द फर्स्ट सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर इन द वर्ल्ड ऑफ पाकिस्तान। Then he became the president of Pakistan. Then he became the prime minister of Pakistan. और फिर उसने ज़बरदस्ती और फिर एक माइनॉरिटी में यानी कि सेकंड नंबर पे पार्टी को मेजॉरिटी में बनाया गया, फिर असेंबली के इजलास बुलाया गया और फिर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया जो कि माइनॉरिटी ने लेकर आया क्योंकि मेजॉरिटी को आपने अलग कर दिया। तो मैंने इस पे वीलॉग किए हैं और मेरा नज़रिया ये है कि ये 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस इट इज़ नॉट द वॉइस ऑफ द एंटायर पीपल ऑफ पाकिस्तान। It was created after the fall of East Pakistan, which had more population than in the West, which had more constituencies in East Pakistan than the West. So majority को अलग करके आपने वेस्ट पाकिस्तान माइनॉरिटी को पाकिस्तान बनाया और फिर वहाँ 73 का कॉन्स्टिट्यूशन आपने उन 140 मेंबरान से करवाया जो कि माइनॉरिटी में थे, जबकि 160 जो थी वो शेख मुजीबुर रहमान की सीटें थी, उनको आपने अलग करा और फिर आपने पार्लियामेंट का इजलास बुलाया और भुट्टो को हुकूमत दे दिया आपने। फिर भुट्टो ने जो किया, तो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन मेरे हिसाब से तो इल्लीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि दोबारा इलेक्शन होने चाहिए थे। पाकिस्तान का टेरिटरी चेंज हो गई थी, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ चेंज हो गई थी, दोबारा इलेक्शन कराते और फिर देखते कौन-सी पार्टी जीतती है। और मेरी जो पॉलिटिकल थिंकिंग है वो ये कहती है कि अगर दोबारा इलेक्शन होते तो भुट्टो को आधी से भी कम सीटें मिलती जो मिली थी इसको। क्योंकि लोग बहुत जानते थे लोग कि ये किसकी कॉन्स्पिरेसी में कौन-कौन शामिल है। जिसमें याह्या खान शामिल था, भुट्टो शामिल था और भी कुछ लोगों के नाम हैं। ख़ैर ये भी टॉपिक नहीं है आज का। तो ये आप इस पे भी
स्टडी करें अगर नहीं है, और अगर है आपकी स्टडी तो उस पे बात करें आप। अ, तो उसी भुट्टो के खिलाफ ज़िया-उल-हक ने मुहिम चलाई। ज़ाहिर है कि ज़िया-उल-हक उसको हटा के जैसा करना वैसा भरना एक मकफ़ात अमल है ना। तो भुट्टो ने जब जो भी किया मिलकर, डायरेक्टली नहीं किया लेकिन फ़ौज के साथ था, वो पपेट था फ़ौज का, और बंगालियों को जो मारा गया और जो कुछ भी हुआ, तो अंजाम क्या हुआ? अम, मेरे दादा पुलिस में थे इंडिया में, और वो एक वाक़या बताते थे कि एक उन्होंने मुलज़िम को पकड़ा, जिस पे मर्डर का केस था, और वो हिंदुस्तान में, और जब वो थे और एक केस चल रहा था, तो जज ने कहा, जो गोरा था, कि मुझे जो हियरिंग हुई है, आप जो आपके वकीलों ने बात की है, उसमें आपको फांसी नहीं होती, साबित नहीं होता कि आपने कत्ल किया है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये फीलिंग हो रही है कि आपको फांसी देनी चाहिए, क्योंकि आपने कहीं न कहीं कुछ किया है। तो वो रोने लगा, मुल्ज़िम जो है वो रोने लगा। तो जज ने कहा, क्यों रो रहे हो? कह रहे हैं कि सर, माय लॉर्ड, आप सही कह रहे हैं, मैंने ये कत्ल मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने और भी कत्ल किए हैं अपनी ज़िंदगी में। आप मुझे चाहें तो फांसी की सज़ा दे दें। तो ये, जब किसी पे ज़ुल्म करोगे ना, वो सामने आएगा, किसी और फ़ॉर्म में आएगा, आपको बख्शा नहीं जाएगा। तो भुट्टो साहब शरीक क्राइम थे, पार्टनर इन क्राइम थे बंगालियों को मारने में। तो फिर क्या हुआ? उनको भी फांसी लगा दी उसी जर्नल ने जिसको भुट्टो ऊपर लेकर आया था। तो भाई इसकी बात भी करें ना आप ये। भुट्टो को इतना आप नहीं बनाए, और फिर भुट्टो ने क्या दिया? भुट्टो ने सिंध को डिवाइड किया कोटा सिस्टम नाफ़िज़ करके, वो भी बताएँ ना आप ये। सिंधी महाजर का गेम खेला भुट्टो ने, वहीं से शुरू हुआ है ना ये। ये वहीं से शुरू हुआ है सिंधी महाजर का चक्कर। लिसानी फसादात कब हुए? जब कोटा सिस्टम नाफ़िज़ किया। और सिंधी महाजरों के दुश्मन थे, ना महाजर सिंधियों के दुश्मन है, आज भी नहीं है। लेकिन ये तो क्रिएट करा है आपने ये। हमारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे, हमारी इज़्ज़त करते हैं। मैं खुद बात करता हूँ, गलत जो बात होती है, हमें ये बड़े हौसले की बात है कि आप अपने लोगों के खिलाफ ही बात करें। मैंने मैंने जब ये एमकेएम का चल रहा था, और अल्ताफ हुसैन का, सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ किसी उर्दू स्पीकिंग बैकग्राउंड से मैंने मुखालफत की है अल्ताफ हुसैन की, कि ये गलत है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ हम बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, कायज़म के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, और अगर हम ऐसा करेंगे, तो हम अपने माँ-बाप की, अपने बाप-दादा की जो कुर्बानियाँ हैं, हम उनको ज़ाया करेंगे। वो हमें माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क को बनाया है। तो हम कैसे ये बात कर सकते हैं? ये मेरा नज़रियाती इख्तिलाफ था और है आज भी। महाजरों के साथ जो ज़ुल्म हुआ है, जो ज़्यादती हुई, जो ताज्जुब हुआ है, मैं उसका खुद शिकार हुआ हूँ, और मैंने जद्दोजहद की है उसके लिए। लेकिन इसका ताल्लुक कोई एमकेएम से मैं नहीं जोड़ता। वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनका अपना एक मंशूर है, जो भी है, और आज जो कुछ भी हो रहा है उनके साथ सारी दुनिया देख रही है। तो बात सारी ये है। फिर आपने बेनज़ीर के असैसिनेशन की एक लाइन की बात की, आपने बात नहीं की कि किसने मारा है। बताएँ ना आप किसने मारा है? कौन उसमें इन्वॉल्व था? मैं तो यहाँ बात कर सकता हूँ बैठ कर के, उसमें आईएसआई इन्वॉल्व थी, अफ़गानी इन्वॉल्व थे, उनके ज़रिए कराया गया काम ये। और आसिफ अली ज़रदारी को इसका पता है, हो सकता है इसके बेटे को भी पता चल गया हो। तो ये तो एक सियासी, क्या कहते हैं उसे, ये लफ्ज़ मेरे नहीं आ रहा है, इनको क्या मैं कहूँ, और गलत जब लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये ढोंगी हैं ये ढोंगी हैं ये सब ये। तो बेनज़ीर की वाक़ई उसकी असैसिनेशन हुई, उसके साथ उसको मारा गया। हो सकता है पाकिस्तान में वो ये नहीं होने देती जो कुछ हुआ है, और वो एक पॉलिटिशियन थी, मैं उसको मानता हूँ। बहुत सारे काम उसके वज़ीर-ए-आज़म जब वज़ीर वज़ारत-ए-उज़्मा में थी, तो ज़रदारी ने किए, मिस्टर 10% उसका नाम है। यहाँ पर मुझे यहाँ ऑस्ट्रेलिया के सेनेटर्स और पॉलिटिशियन से बात करता हूँ, वो जानते थे कि 10% है। तो उसको ज़लील तो उसके इसने करवाया, ज़रदारी ने। शी वाज़ नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन करप्शन, हो सकता है एक आध केस थे उसके ऊपर, लेकिन मेन जो किरदार था वो ज़रदारी था, जिसको हमारी इसी कौम ने प्रेज़िडेंट बनाया। तो ये भी एक अलमिया है। मुर्तज़ा भुट्टो के असैसिनेशन की आपने बात की, तो क्या वो असैसिनेशन जो है वो इमरान खान ने करवाई थी? वो तो खुद कहता है कि इस पे करवाया, इसी तरह मुझे मार देंगे। वो तो ज़रदारी शामिल है उसमें। उसमें कराची हैदराबाद की सिंध की पुलिस शामिल है, कराची की, और ज़रदारी ने करवाया सारा ऑपरेशन ये। लेकिन आपने तो ये बात नहीं की, आपने ज़रदारी की बात नहीं की। अच्छा, फिर आपने
कहा कि बहुत सारे जर्नलिस्ट और आपने रेफर किए जिनको कहा कि जेल में डाला, उनको जेल में मारा गया, टॉर्चर किया गया, तो किसने किया वो पीटीआई के वर्करों ने किया है, किसी और सियासी पार्टी ने किया है। वो तो ऐसा ही नहीं किया, आर्मी ने किया है, जिनको जेलों में मारा है। अरशद शरीफ का तो आपने जिक्र नहीं किया, इमरान रियाज का आपने जिक्र नहीं किया, जो कि एजेंडा ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे है। इमरान खान इस पर टॉपिक ऑफ द डे, इमरान रियाज खान, आपने क्यों बात नहीं की उनकी? क्योंकि आप किसी लॉजिक से किसी तरह किसी माइंड से बात कर रहे हैं आप। जुल्म किसने अरशद शरीफ को कीनिया कैसे पहुंचाया गया? इमरान खान ने पहुंचाया उसको, इमरान खान ने मारा उसको। ये कोई पैमाना नहीं होता कि इमरान खान जेल नहीं गया तो वो लीडर नहीं है या उसकी आवाम डरती है। तो मैंने आपको कायद-ए-आज़म की मिसाल दे दी। फिर आप इतना हौसला रखें कि कहें कि हाँ जी, कायद-ए-आज़म भी लीडर नहीं थे, बस वो मस्ती-मस्ती में बन गया पाकिस्तान ऐसे ही। बहुत से तो ये भी कहते हैं कि वो अंग्रेज़ों के एजेंट थे, नाउज़ुबिल्लाह। एनीवे, अच्छा, फिर आपने कहा ज़िया-उल-हक के दौर में 6000 से ज़्यादा वो औरतें जेल में रहीं, उनमें से बहुत सारी प्रेग्नेंट हुईं और वो ज़्यादती हुई उनके साथ मुस्तकिल। तो भाई वो भी फौजी थे, वो फौजी थे, वो सियासी पार्टी थोड़ी थी वो। तो किसको इल्ज़ाम देंगे आप ये? तो ये लोगों के ज़हन में 40-50 साल से ये ज़ुल्म देख रहे हैं ना, आज उसका जो पकड़ी थी चीज़ें, तो बाहर आई हैं। आप इस इंसिडेंट को क्या देख रहे हैं? इस इंसिडेंट के पीछे 60-70 साल की हिस्ट्री है। आज का नौजवान जो है सॉरी, आजकल का नौजवान जो है अब बाखबर हो गया है। पहले लोग नहीं जानते थे कि बांग्लादेश में क्या हुआ। आजकल का नौजवान बात करता है। नफ़रत क्रिएट की है आपने। उस नफ़रत का कुछ अक्स नज़र आया आपको 3-4 दिन पहले, जिसके लिए अब ये झंडे लेके खड़े हो गए लोग, पेड लोग जो खड़े हो गए, पाकिस्तान ज़िंदाबाद और पाकिस्तान अफ़ाज़ ज़िंदाबाद। हालाँकि ऐसा कोई मौका ही नहीं है। क्या हुआ है? कोई हमला कर दिया किसी कंट्री ने, क्या हुआ है फ़ौज के साथ? 1-2 अगर इमारत के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर लोगों ने हमला किया है, वो भी कंट्रोवर्शियल है कि किसने किया है वो। अब इस पे पीटीआई वाले जवाब देंगे आपको, मैं तो पीटीआई में हूँ नहीं, लेकिन ये मुझे अंदाज़ा है एज़ अ जर्नलिस्ट, और जो ऑप्टिक्स हैं, जो विजुअल्स आ रहे हैं, कि उसमें पीटीआई के लोग तो नहीं थे शामिल, घुसेड़ दिए बीच में उसमें। और ये होता है सियासत में, जब कोई डेमोंस्ट्रेशन होता है तो उसमें कोई और एंटी जो होते हैं वो बदला लेने के लिए अपने लोग घुसेड़ देते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, आप सहाफ़त में हैं। तो ये बात है। इसके अलावा और भी आपने मिसालें दी हैं। अच्छा, फिर आपने कहा कि ज़िया-उल-हक के दौर में कोड़े मारे गए। तो भाई कोड़े तो ज़िया-उल-हक कौन था? सियासी लीडर था, वो तो फौजी था। तो आपके वीलॉग में जो आपने बातें की वो खुद ही कॉन्फ्लिक्ट हो रही हैं। आपने शुरू किया कि ये गलत हो रहा है, इमारत पे नहीं होना चाहिए और फौज के खिलाफ, और इमरान खान करवा रहा है ये वो। फिर आप ये सारी जो लिस्ट गिना रहे हैं, ये तो सारी चीज़ें फौज ने की हैं। कोड़े जो मारे गए पाकिस्तान में पहली दफ़ा, वो ज़िया-उल-हक ने किए, वो तो आर्मी का चीफ था और भुट्टो उसको लेकर आया था। आपने कहा कि जनाब वो हसन नासिर जो था एक सहाफ़ी, उसको किले में बंद किया लाहौर के, और उसको टॉर्चर करके कीलें लगा के उसको ठोक कर और फिर उसको फांसी दी गई, सज़ा दी गई। तो वो भी फ़ौज का दौर था, किसी सियासी गवर्नमेंट में तो नहीं हुआ। तो ये बातें हैं। आपको ख़्याल करना चाहिए। हमें तो तकलीफ़ होती है, भले हम सहाफ़ी हों या ना हों, किसी शोबे में भी हों। मुझे तो बहुत होती है अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है, ये नज़रिया पाकिस्तान के खिलाफ। आप जो उन किताबों को पढ़ते हैं जो कम्युनिस्ट ने लिखी हैं, कम्युनिज़्म के ऊपर लिखी गई हैं, और उन आप पाकिस्तान के तो नहीं कहते, हिंदुस्तान के ज़्यादा हैं, क्योंकि वो हिंदुस्तान के करीब रहे पूरी ज़िंदगी। उनकी किताबें पढ़ते हैं तो आप, मेरे भाई, आप ऐसी किताबें भी पढ़ें जो नज़रिया पाकिस्तान पे हैं, जो कायद-ए-आज़म के ऊपर हैं, क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं और मैं मानता हूँ कि आप मुहिब वतन पाकिस्तानी भी होंगे, तो आप उनको पढ़ेंगे तो आपका दिमाग ख़राब ही होगा, फिर आप इस तरह की आप वीलॉग करेंगे, और फिर आप, लोग आपको अच्छे नाम से, अच्छे इक़्तिसाबात से नहीं नवाज़ेंगे अपने फ़ीडबैक में। इसका ख़्याल रखिएगा। फिर इंशाअल्लाह आपसे बात होती है। एक दफ़ा और उन लोगों के लिए जो इंतज़ार में बैठे हैं, कल हमने रिकॉर्डिंग की है कुछ पब्लिक इंटरव्यूज़ के लिए, उस पे अभी हमें काम करना है, क्योंकि मैं नहीं करता रेटिंग, वो इंशाअल्लाह आज हो जाएगी, कल तक हम उसको रिलीज़ करेंगे। फिर इंशाअल्लाह आपसे बात होती है। दुआओं में याद रखिएगा, और इन साहब के लिए मेरी दुआएँ इनके साथ हैं कि अल्लाह ताला इनको इनके काम को बढ़ाए, इनको और विज़न दे, इनको तमाम जो सहाफ़त के तौर तरीके हैं, वो बताए, और बायस्ड
टॉप बायस्ड बातों से दूर रखे और अपनी इनको अल्लाह ताला अपने प्रोफ़ेशन में काम के ज़रिए अपने अनबायस्ड काम के ज़रिए तरक्की दे। अल्लाह हाफ़िज़।